नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक की हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि परमाणु की डिस्कवरी कैसे हुई थी, परमाणु की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे रासायनिक संयोजना के कुछ नियम होते हैं। उनमें से हमने अपने दो नियमों को पढ़ा था। एक तो कौन सा पढ़ा था नियम, हमने द्रव्यमान संरचना का नियम पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जो द्रव्यमान होता है उसको ना ही तो हम सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने अपना दूसरा नियम देखा था जिस नियम का नाम क्या था, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम देखा था। पहले देखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। इसमें हमने देखा था यदि हम किसी यौगिक को बनाना चाहते हैं तो उस यौगिक को हम कोई भी जगह से ले ले। जैसे हम अगर पानी की बात कर रहे थे तो हमने पानी को चाहे हम समुद्र का पानी ले लें या हम जो पीने वाला पानी ले लें, साधारण जल जो होता है, तो हम कहीं से भी अपने पानी को ले लें तो उसके अंदर जो हमारे परमाणु होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो एक जैसी होती है, मतलब स्थिर अनुपात होता है। जैसे वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है उनके द्रव्यमान का, वो 1:8 रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। तो ये होता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने अपने दूसरे लेक्चर में ये सीखा था कि हमारे परमाणु जो होते हैं वो होते क्या हैं, वो कितने छोटे होते हैं, हमारे जो तत्व होते हैं और हमारे यौगिक होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो किसी तत्व के क्या दर्शाते हैं, मतलब उनके सारे गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु ही दर्शाती हैं। और एक तत्व के अंदर जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और अलग अलग तत्वों के अंदर अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, जिससे उनके जो गुण होते हैं, गुणधर्म, चाहे रासायनिक हो चाहे हमारे कोई भी गुणधर्म हो, तो वो क्या होते हैं, वो अलग अलग गुणधर्म दिखाते हैं, हमारे रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि आयुपैक जो होता है, आयुपैक उसने कुछ अपने नियम दिए थे। किस किस लिए दिए थे, जो हमारे परमाणु हैं और जो या हमारे जो तत्व हैं उनके प्रतीक को लिखने के लिए, किस ठीक है, उनके प्रतीक को लिखने के लिए कुछ नियम दिए थे आयुपैक ने। हमने वो नियम देखे कि कैसे जो होता है वो अंग्रेजी अक्षर के, अंग्रेजी जो वर्ड होता है उसका जो पहला या दूसरा अक्षर जो होता है उससे लिखा जाता है। पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। फिर हमने कुछ देखा कि किसी किसी का पहला ही अक्षर आता था। उसके बाद हमने देखा था कि किसी किसी के जो ग्रीक या जो लैटिन भाषा होती है उसमें जो उनका जो नाम होता है उससे लिया गया होता है, उनका जो पहला अक्षर होता है या दूसरा अक्षर होता है। इस प्रकार आयुपैक के जो नियम होते हैं उनके द्वारा हमने उनके प्रतीक देख लिए थे कि उनके चिन्ह कैसे दिखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, परमाणु का द्रव्यमान देखा, उसकी परमाणु द्रव्यमान इकाई देखी और कैसे जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो यूनिफाइड मास से रिप्लेस हो गई थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है किसी परमाणु का रिलेटिव एटॉमिक मास वो कैसे निकालते हैं। और हमने देखा था कि जो कार्बन का 12वां एटम का कार्बन का 12वां आइसोटोप जो होता है, कार्बन 12 आइसोटोप जो है, उसी को हमने क्या माना था, उसके सापेक्ष में ही हमने क्या माना था, सभी के द्रव्यमानों को निकाला था। तो उसका 1/12 ले लेते थे यदि हम, तो इस प्रकार हमने ये सब अपना यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम चलते हैं, आज का हमारा मेन मुद्दा है अणु। अणु क्या होते हैं, तो आज हम जानेंगे अणु क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि अणु जो होते हैं क्या वो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। जैसे हमने परमाणु को बोला था, परमाणु जो होते हैं किसी भी तत्व का वो मूल रूप होता है, मतलब उनका बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी और मूल रूप होता है। ठीक है, और वो अविभाज्य होते हैं, उनको और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद हमने पर ये कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता स्वतंत्र रूप में। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि अणु जो होते हैं क्या वो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। उसके अलावा आज हम क्या जानेंगे कि आयन क्या होता है। आयन जैसे हम ये देखते हैं सोडियम के ऊपर ऐसे लिखा हुआ या हमारा Cl के ऊपर ऐसे लिखा हुआ,
तो ये सब क्या है, ये आयन होते हैं। तो इन आयनों के बारे में जानेंगे कि इनमें धनात्मक और जो ऋणात्मक जो इनके ऊपर ये आवेश आया है ये किस प्रकार आता है। फिर हम देखेंगे कि इनकी संयोजकता क्या होती है। उसके बाद हम क्या जानेंगे, उसके बाद हम जैसे हम लोग ये भी लिखना जानेंगे कि किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखते हैं। जैसे मैं अब तक ये लिखती आ रही थी कि वाटर ऐसे लिखते थे, तो ये वाटर का जो ये सूत्र बना है ये किस प्रकार बना है, इसको लिखते कैसे हैं, तो आज हम ये भी सब सीखेंगे। अमोनिया लिख दिया, तो ये सूत्र बनता कैसे है, आज हम इन सब चीजों को सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले होता है कि अणु क्या होते हैं। देखिए, जैसे हम कोई एक यौगिक लिखते थे, जैसे हमने बहुत सारे यौगिक देखे थे कि जो तत्व होते हैं, तत्वों को मिला के हमारे यौगिक बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे तत्व जो होते हैं वो किससे बनते हैं, परमाणु से। इसी प्रकार यदि परमाणुओं को मिलाए जाए तो हमारे अणु बनते हैं। अणु समझ आया कि यदि हम क्या कर दें, हमने एक हाइड्रोजन का परमाणु लिया, एक ऑक्सीजन का परमाणु लिया, इन दोनों को मिला दिया तो मेरा क्या बनेगा, H2O बन गया, स्थिर अनुपात का नियम के द्वारा। तो ये जो H2O बना इसको मैं एक अणु बोलती हूँ, अणु, ठीक है। ये मेरे दो परमाणु थे और इन दोनों को मिला के मैंने क्या बना दिया, अणु बना दिया। तो इनको तो मैं क्या बोलती थी, इनको मैं तत्व बोलती थी। तत्व के अंदर बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, ऐसे ही यौगिक के अंदर भी बहुत सारे अणु हो सकते हैं। जैसे अगर मैं पानी का एक यौगिक लूं तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे अणु होते हैं, ऐसे इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार मिल के हमारे बहुत सारे अणु से एक यौगिक मिलके बनता है। तो ये हमारा एक पूरा वाटर का यौगिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या बनाते हैं कि अणु ये होता है। तो अणु को क्या बोलेंगे, अणु जो होता है वो किसी भी जो हमारा यौगिक है या हम किसी तत्व को भी बोल सकते हैं, उसका क्या होता है, उसका स्मॉलेस्ट मतलब सूक्ष्मतम, ठीक है। सबसे छोटा कण को हम जो होता है उसको अणु बोलते हैं, ठीक है। पर हमने अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने परमाणु को भी सबसे छोटा बोला था और अब हम अणु को भी सबसे छोटा बोल रहे हैं। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या आता है कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु तो स्वतंत्र रूप में रह नहीं सकते, परमाणु का कोई स्वतंत्र, ठीक है, हमारे जो क्या हो गया, स्वतंत्र रूप में, ठीक है, इनका अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। पर हमारे जो अणु होते हैं, अणु का स्वतंत्र रूप में अस्तित्व जो है वो रह सकता है। जैसे आपने कभी H देखा है, हाइड्रोजन ऐसे देखा है कभी, नहीं होता ना। ऐसे कभी हमने ऑक्सीजन देखा है, ये भी नहीं होता। हमेशा क्या देखते हैं, या तो H2 देखेंगे या O2 देखेंगे। इसका मतलब दो परमाणुओं को मिलकर ये जो अणु बना है, अणु ही तो बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन को। तो ये जो दो परमाणुओं को मिलकर एक अणु बनता है, इसका क्या होता है, स्वतंत्र रूप में अस्तित्व होता है। तो ये डिफरेंस आता है दोनों में, परमाणु में और अणु में, ये अलग अलग भिन्न है। ठीक, तो अब देखते हैं अणु क्या है। तो अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा, छोटे से भी छोटा कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो पर दोनों को, मतलब आप ये सोच रहे कि अणु भी यही होता है परमाणु भी यही होता है, पर यहाँ पर लग गया है कि डिफरेंस जो है वो ये है कि अणु जो है वो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व है, पर जो परमाणु होता है उनको स्वतंत्र रूप कुछ नहीं होता है। मतलब परमाणुओं को स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता है, अणु का स्वतंत्र रूप में अस्तित्व होता है तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। मतलब जो यौगिक बना है, जैसे अभी हमने बताया कि परमाणु से मिलके जो अणु बनता है, उस वो जो अणु है वो यौगिक के सभी गुणधर्म को दर्शाता है। जैसे परमाणु तत्वों के सभी गुणधर्म को दर्शाते हैं, इसी प्रकार से जो अणु होते हैं वो यौगिक के सभी गुणधर्म को दर्शाते हैं। अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। मतलब जैसे भिन्न भिन्न तत्व, ये दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न तत्व थे, इनके परमाणु मिलके एक यौगिक को बनाते हैं, उस यौगिक के अंदर क्या होता है, अणुइत होते हैं। तो इस प्रकार जो होती है वो अणुओं की निर्मित होती है। अणु कैसे बनते हैं, इस प्रकार से बनती है। जैसे अगर देखा जाए, अगर मैं ये मान लूं कि ये मेरा क्या हो जाएगा, जैसे ये मेरा एक
किस चीज का मान लो, सपोज करें हम अमोनिया लेके चल रहे हैं, एन हो गया, ये एक एच हो गया, ये एक एच हो गया, ये एक एच हो गया, ये हम ऐसे मान के नहीं चलते, कुछ नहीं है ये, ठीक है, अब इसको रहने देते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो अमोनिया है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक अलग तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन अलग तत्व है। तो हमने क्या किया, कुछ तत्वों को, भिन्न भिन्न तत्वों को मिलाकर एक अणु तैयार किया है ना, ये अलग अलग परमाणु थे, इनको मिलाकर एक अणु हमने बना लिया है। तो इस प्रकार अणुओं की निर्मित होते हैं। अणु कैसे बनते हैं? अब हम देखते हैं कि तत्वों के अणु क्या होते हैं। तत्वों के अणु मतलब कुछ जो तत्व होते हैं, जैसे हमने क्या लिख दिया, यदि हम आर्गन लिख दें, या हम क्या लिख दें, कार्बन लिख दें, या हम क्या लिख दें, उसके बाद हम, ठीक है, आर्गन लिख दिया, कार्बन लिख दिया, या मैंने ऐसे ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, ये जो तत्व हैं ये दोनों, इनके अंदर तो हमारे अणु और परमाणु जो होते हैं वो एक जितने होते हैं, मतलब इसके अंदर जितने परमाणु हम बोल सकते हैं या अणु बोल दो, एक ही बात होती है इनके अंदर। तो पर इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा खुद में तो एक अणु है, एक तो अणु हो गया ये, ठीक है, पर इसके किससे मिलके बना है, जो बना है हमारे दो ऑक्सीजन के परमाणु से मिलके बना है, ठीक है, ये होता है। तो हमने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन का एक, जो दो ऑक्सीजन के परमाणु थे उनसे मिलकर हमने एक अणु बनाया, ठीक है। तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। मतलब यदि हम किसी तत्व के अणु बोले, तत्व का जो कोई मॉलिक्यूल है, जैसे ये तत्व का अणु ही तो है, ऑक्सीजन एक तत्व था, उसका जो अणु बनता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, अणु और परमाणु जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एक ही बात कह सकते हैं कि अणु भी वही है और परमाणु भी वही है इसमें, तो ठीक है। पर अगर हम अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है, पर ज्यादातर जो अधातु होती है उनमें ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने अभी ऑक्सीजन देखा, ऐसे हमारा क्या होता है, Cl2 गैस मिलती है हमारी, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें हमारे जो, अगर एक अणु है तो वो किससे मिलके बना है, वो हमारा दो क्लोरीन के परमाणु से मिलके बना है, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी। अब जैसे, अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। ऑक्सीजन अणु किससे बनता है, दो ऑक्सीजन के परमाणु से मिलके बनता है। जैसे हमने ये देखा, ये हमारा एक ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारा जो एक अणु बनता है, ये पूरे को हम एक अणु बोलते हैं, अणु। तो ये किससे मिलके बना है, दो परमाणुओं से मिलके बना है। इसी प्रकार यदि हम ओजोन ले लें, ओजोन जो होता है वो एक अणु होता है, और वो किससे मिलके बना होता है, वो हमारे तीन परमाणुओं से मिलके बना होता है। ओजोन के अंदर जो होता है वो एक अणु है, और वो किससे मिलके बना है, तीन परमाणुओं से मिलके बना है, वो एक, दो और तीन परमाणु से। तब आप ध्यान रख सकते हैं, हमने जैसे इतनी सारी चीजें ये देखी कि जैसे N2 होता है, N2 जो होता है वो हमारा एक अणु जो होता है वो दो नाइट्रोजन के परमाणुओं से मिलके बनता है। तो इसका मतलब जितने नंबर जो नीचे लिखी होगी, जितनी संख्या लिखी होगी, उसके अंदर उतने परमाणु होते हैं, ठीक है, और उसी चीज को उसकी हम परमाणुकता बोलते हैं। मतलब किसी एक अणु में एक प्रकार के परमाणु जितने होते हैं वही उसकी क्या होती है, परमाणुकता कहलाई जाती है। तो देखिए कि तो ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें दो है तो उसको द्विपरमाणु बोलेंगे, ठीक है। जैसे ओजोन हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपरमाणु बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर कितने परमाणु हो गए, तीन परमाणु हो गए, ठीक है। हमारा जो आर्गन और ये जो हमारी हीलियम गैस थी, इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एक परमाणु, ठीक है, जिसके अंदर एक ही परमाणु हो गया, तो उसको मोनोएटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि परमाणुकता क्या होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक अणु जितने परमाणुओं से मिलके बनता है एक प्रकार के, उसी को हम उसकी परमाणुकता बोलते हैं। मतलब यदि हम उसका, जैसे मैंने आपको बोला कि Cl2 हो गया, तो उसके अंदर जितने भी परमाणु होते हैं वही उसकी परमाणुकता होती है, ठीक है, उसकी जितनी भी संख्या लिखी होगी। तो अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। मतलब एक अणु को बनाने में कितने परमाणु हमारे लगे हैं, तो वही उसकी परमाणुकता कहलाई जाती है। जैसे कि यदि हम बात करें, जैसे ये जो हमें
उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है, इसमें जो एसेट लिखा है, ये जो सल्फर लिखा है, इसका मतलब ये एक अणु है। इसका एक अणु जो है, एक अणु वो 8 सल्फर के परमाणुओं से मिलके बना है, परमाणुओं से, ठीक है, परमाणुओं से मिलके बना है। तो इसका मतलब जो इसकी परमाणुकता हो गई वो कितनी हो जाएगी, 8। इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 8। तो यदि हम सरल भाषा में सीखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अणु का, यदि हमें एक अणु का हमें सूत्र दिया गया हो, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला दिया गया, तो उसमें जितनी भी संख्या लिखी हुई हो परमाणु की, वही उसकी परमाणुकता हो जाएगी, ठीक है। तो धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। मतलब उनमें असीमित परमाणु जो होते हैं, मतलब बहुत सारे, उनकी सरल संरचना नहीं होती है, मतलब आम तरीके से नहीं होती है। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन में क्या होता है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, लंबी लंबी चेन के जैसे जो होते हैं, ये एक दूसरे में ऐसे बने रहते हैं। तो इनकी क्या होती है, इनकी जो संरचना हुई है वो सरल नहीं है, ठीक है। तो इनकी हम परमाणुकता नहीं बता सकते हैं, इनकी परमाणुकता कुछ नहीं होती है, ठीक है। पर जैसे अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में ऐसे ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े होते हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु ऐसे जुड़े होते हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम ओजोन देखें, ओजोन की परमाणुकता कितनी हो गई, 3। तो इस प्रकार परमाणुकता निकलती है हमारी, ठीक है। तो अब कुछ उदाहरण, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम जो होता है उसको हम He ऐसे लिखते हैं, तो उसकी जो परमाणुकता होती है वो एक परमाणु होता है, मतलब उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ऐसे ही हमारा फ्लोरीन हो गया, ठीक है। अब F2 लिखते हैं पर उसको, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विपरमाणु हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे द्विपरमाणु होते हैं। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनोन हो गया, ये सब क्या होता है, ये हमारे एक परमाणु होता है, क्योंकि इनके अंदर अणु जो होते हैं वो एक ही है। इनके अंदर परमाणु जो है उनकी परमाणुता एक इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो परमाणु है वो एक ही है, ठीक है। ऐसे हमारा नाइट्रोजन द्विपरमाणु हो गया। फॉस्फोरस जो होता है वो हमारा चतुर परमाणु होता है, क्योंकि फॉस्फोरस ऐसे लिखा होता है, फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा इस प्रकार बनता है, कुछ उसके अंदर हमारा इस प्रकार होता है। तो 4 फॉस्फोरस होते हैं, एक अणु के अंदर 4 परमाणु होते हैं फॉस्फोरस के, तो इसलिए इसकी 4 परमाणुकता हो जाएगी। अब बहुपरमाणु किसे बोल रहे हैं, जिसकी 4 या 4 से ज्यादा, जिसकी जो परमाणुकता हो जाए 4 से ज्यादा, जिसकी परमाणुकता हो जाए उसको बहुपरमाणु बोलते हैं। जैसे हमने देखा था सल्फर S8, तो ये स्वतंत्र रूप में जो होता है सल्फर वो S8 की फॉर्म में रहता है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 8। इसकी परमाणुकता 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि यौगिकों के अणु क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों के अणु क्या होते हैं, अणु किसके, यौगिकों के, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि जैसे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। जैसे भी बताया था, तत्वों के अंदर तो क्या होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है। और यौगिकों के अंदर क्या होते हैं, हमारे अणु होते हैं, ये बताया था मैंने आपको। तो जब हमारे किसी भी तत्व के परमाणु जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, और उस यौगिक के अंदर क्या होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बताया जाए, जैसे हमने जल लिया था, एक जल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, और इन परमाणुओं को जब हमने स्थिर अनुपात के रूप से हमने जब इनको जोड़ा है, तब हमें एक जल का एक यौगिक मिला है। तो इस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर अब ये एक अणु बन गया है, एक अणु बन गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद अमोनिया, तो अमोनिया के संयुक्त तत्व कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनका द्रव्यमान अनुपात क्या है कि किस रेशियो में ये जुड़ते हैं, तो जैसे ये हम निकाल सकते हैं, ये हमने कल अपने स्थिर अनुपात के नियम में सीखा था, ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद
अब आता है कि हम फिर से आज एक बार सीख लेते हैं कि कैसे हम निकालते हैं कि हमारे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी यदि एक अणु लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या हम निकाल सकते हैं कि वो किस प्रकार होगी। तो देखिए, उसको हम ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं यदि हमें फॉर्मूला दिया गया हो, जैसे CO2 बोल दो, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो हमारे परमाणु है इनका कितना रेशियो होगा, कितना अनुपात होता है, तो इसको मैं 1:2 बोल दूंगी ना। भाई अगर एक कार्बन का परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलते हैं तभी तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनता है, तो इसको क्या बोल दूंगी, 1:2 रेशियो। ऐसे अगर अमोनिया लिया था हमने, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु कितने हाइड्रोजन के परमाणु से मिलते हैं, 3, तो इसको 1:3 रेशियो बोलेंगे ना। ऐसे अगर H2O बोले कि हमारे 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से कंबाइन करेंगे, जब उनका जुड़ेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा एक H2O का अणु बनता है, तो कितने रेशियो में, 2:1 रेशियो में। तो ये तो देखिए, ये हम किससे निकाल सकते हैं, यदि हमें उनका रासायनिक सूत्र पता हो तो उसके अंदर जितने भी परमाणु होते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के, उनका हम रेशियो इस प्रकार लिख सकते हैं जिससे एक अणु बनता है। ठीक है, पर अब उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना यौगिक लिया, यौगिक क्या लिया, पानी। अब हमने लिखा पानी के अंदर कौन कौन से तत्व है हमारे, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर उनका द्रव्यमान अनुपात लिया, जो हमने कल देखा था ना कि हम रासायनिक किसी भी जो हमारा यौगिक होता है उसका स्थिर अनुपात निकालते हैं, तो उनका द्रव्यमान अनुपात क्या है, ताकि उसे कहीं से भी ले लो 1:8 रेशियो में ही मिलते हैं, तो वो हमारा 1:8 आ गया था। उसके बाद हमने देखा था परमाणु द्रव्यमान। ये मैंने आपको कहा था, ये जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं ये हम कैसे निकालते हैं, हमने कार्बन 12 के आइसोटोप को उसका जब 12वां हिस्सा लिया था, तब हमारे जो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो है वो निकलते हैं। तो उसी प्रकार हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता है ये। ठीक है, फिर हमने उसके द्रव्यमान अनुपात को उसके परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो द्रव्यमान अनुपात 1 और 1 को डिवाइड किया, 1 आ गया। ऐसे ही 8 और 16 को डिवाइड किया तो 1/2 आ गया। अब यदि मैं इसको, अब देखो ये तो क्या बन गया, इसको मैं 0.5 लिखूंगी ना, पर अगर मैं ऐसे फ्रैक्शन में लिखूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको पूरा बनाने के लिए मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये 2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक है, तो तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 रेशियो हो जाएगा। तो इतना ही समझ आ गया है हमें। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने किसी भी मौलिक जो हमारा यौगिक बनता है उसके अंदर, एक अणु के अंदर कितने परमाणु होते हैं अलग अलग तत्वों के, उनका हम अनुपात जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आयन क्या होता है। तो अभी हमने क्या देखा, अणु क्या होता है। ठीक है, अणु क्या होता है, तो अब हम देखेंगे कि आयन क्या होता है। अणु का तो हमने देख लिया कि वह स्वतंत्र रूप में जो है वो उसका अस्तित्व होता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, स्वतंत्र रूप में उसका अस्तित्व होता है। अब हम देखते हैं कि आयन का भी स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं धातु एवं अधातु। सबसे पहले तो हम इसका ना अपनी सरल भाषा में मीनिंग समझ लेते हैं, आयन क्या होता है। जैसे मैं लिखती हूँ, जैसे अगर मैं ले लूं कि सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये कितने आयनों से मिलके बना है, ये 2 आयन से मिलके बना है। एक तो सोडियम का आयन हो गया और एक क्लोराइड का आयन हो गया। तो इनके ऊपर जो ये हमारे आवेश होते हैं, ठीक है, जब किसी भी तत्व के ऊपर या जब किसी भी परमाणु के ऊपर आवेश लिखा जाता है तो उसी को हम उसका आयन बोल देते हैं। और ये आवेश जो होता है वो उसकी संयोजकता दिखाता है। आवेश उसका क्या दिखाता है कि उसकी संयोजकता कितनी है, उसकी किसी के साथ एक आयन की दूसरे आयन के साथ मिलने की संयोजकता जो होती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो हमारी एक आयन का जो आवेश है वो ये बताता है। अब ये आवेश आता कैसे है हम वो भी सीखेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं क्या होता है आयन। तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक, कि जिसमें एक ऐसा यौगिक जिसमें हमारी धातु भी हो और अधातु भी हो। धातु क्या होती है, धातु हमारी मेटल्स होती हैं, और अधातु क्या होती है, जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, जो हमारी धातु होती है वो अपने
इलेक्ट्रॉन को हानि करना चाहती है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से हानि कर सकती है, ठीक है। पर जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को हानि ना करने की बजाय लाभ करना ज्यादा पसंद करती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है कि धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को हानि करना ज्यादा पसंद करती है, हानि ज्यादा पसंद करती है। पर जो अधातु होती है, अधातु, वो इलेक्ट्रॉन को लाभ करती है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें तो यही बताया कि धातु एवं अधातु युक्त यौगिक जो होता है, हमारा जो यौगिक बना होता है आवेशित कणों, मतलब जो जिनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे ये अभी मैंने चार्ज बनाया, आवेश बनाया, से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं और इन्हीं आवेशित कणों को हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, ठीक है। आयन क्या होता है? किसी भी, या तो परमाणु बोल दो, आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का मतलब जिसमें एक से ज्यादा परमाणु भी होते हैं, उनका वह एक समूह होता है। जैसे ये तो केवल एक परमाणु हो गया, जैसे मैंने बताया ना, यदि परमाणु के ऊपर कोई आवेश हो जाए तो उसको हम आयन बोल देते हैं। पर एक से ज्यादा परमाणु भी तो हो सकते हैं, जैसे हमने देखा SO4 के ऊपर द्वि चार्ज होता है, ठीक है, ये द्वि आवेशित होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर बना होता है ना, तो इसलिए परमाणुओं का भी समूह हो सकता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्या होता है? न्यूट्रल एटम। जैसे अगर मैं सोडियम का ले लूं तो वो न्यूट्रल एटम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तटस्थ परमाणु, ठीक है। उसके बाद यदि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन की हानि कर दी तो उससे क्या बनाएगा? उसका धनायन बन जाएगा, दैट इज सोडियम आयन बन जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देगा, हानि कर देगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन को एक गेन कर लेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन कर लेगा, यहाँ पर माइनस कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या बन जाएगा? ऋणायन बन जाएगा, मतलब ऐसे सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस प्रकार बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि आयन क्या होता है। तो आयन जो होता है वो ऋण और अथवा धन आवेश होता है। ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और उसका धनावेश मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ऋणायन क्या होता है? जिसको हम एनायन बोलते हैं। तो ऋणावेशित जिसके ऊपर होता है उसको ऋणायन कहते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज धनावेशित होता है उसको धनायन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम क्लोराइड बोल दिया हमने, सोडियम आयन जो है वो हमारा धनायन होता है और ऋणायन कौन सा होता है? क्लोराइड आयन होता है। अभी मैंने आपको बताया था जो धातुएं होती हैं वो हमारा धनात्मक होती हैं ज्यादातर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को हानि करना पसंद करती हैं। और जो हमारी नॉन मेटल मतलब अधातु होती है वो ऋणात्मक होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लाभ करना पसंद करती है। इसलिए इस तरीके से इनके ऊपर जो होते हैं हमारे आवेश आते हैं, ठीक है। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु आयन, मतलब परमाणु का समूह, जो अभी मैंने आपको सल्फेट आयन बोला था उनको परमाणुओं का समूह बोलते हैं। और इसके ऊपर ये नेट आवेश जो होता है विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? बहुपरमाणु आयन, ठीक है। ये जो पूरा जो डाई नेगेटिव चार्ज है ये इस पूरे के ऊपर है, ठीक है। ये जो हमारा जो द्वि धनात्मक चार्ज है ये इस पूरे के ऊपर है, ठीक है। अब हम देखते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं? तो देखिए रासायनिक सूत्र को मतलब क्या होता है कि जैसे हम ये अपने फॉर्मूले लिख रहे हैं NaCl, या जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर हम HCl लिखते हैं, या हम अपना जो वो लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड लिख दिया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखते हैं। तो ये ऐसे ही क्यों होता है? मतलब यहाँ पर तो हमारे कोई भी ज्यादा परमाणु नहीं है, यहाँ पर हमारा ये 2 आ गया, यहाँ हमारा 2 आ गया, इधर 2 आ गया, तो ये कैसे आते हैं? ये हम कैसे लिखते हैं? तो इन्हीं को बोलते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। तो चलिए अब इन्हीं को ही सीखते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि उसकी संयोजकता क्या होती है, ठीक है। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक मतलब उसकी कंपोजिशन को दर्शाता है, का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, मतलब उसके कंपोजिशन को दर्शाता है, ठीक है। उसके प्रतीकात्मक, उसके जो सिंबल, उसका जो चिन्ह होता है उसका रिप्रेजेंट करता है, उसके निरूपण को होता है, ठीक है। तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताओं की सहायता से भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जाते हैं।
तत्वों के प्रतीकों मतलब उनके जो चिन्ह हमने कहाँ से देखे थे, आयुपैक ने जो उनके चिन्ह दिए हुए हैं, ठीक है, उनके चिन्हों द्वारा। और उनकी संयोजक क्षमता क्या होती है, वही उसकी संयोजकता होती है, उसकी जो वैलेंसी होती है, ठीक है। अब ये संयोजन क्षमता क्या होती है, अब हमें यही सीखना है। तो इन दोनों चीजों के द्वारा ही हम किसी भी रासायनिक सूत्र को जो है वो सरलता पूर्वक लिख सकते हैं। तो अब हम यही देखना है कि ये जो संयोजन क्षमता होती है वो होती है। तो देखिए संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है कि जैसे अगर मैं कह दूं कि जो सोडियम आयन अभी हम ले रहे थे, इसके ऊपर ये प्लस, ये धनात्मक चार्ज कैसे आया, आवेश, और जो क्लोराइड आयन था इसके ऊपर ही ऋणात्मक क्या आया। तो ये जो धनात्मक ऋणात्मक है इनके ऊपर आवेश, इन्हीं को ही हम इनकी वैलेंसी बोलते हैं, मतलब संयोजकता बोलते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कितनी शक्ति के साथ ये एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं, संयोजक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता जो होती है उसकी, उस तत्व की संयोजकता को दर्शाती है। जैसे किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे उसकी संयोजकता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कुछ समान आयनों की संयोजकता यहाँ दी गई है। जैसे सोडियम की संयोजकता हमें 1 है। देखो अगर हम आयन की बात करें तो आयन के ऊपर उसका जितना भी चार्ज होता है ना, वही उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। तो और ये जो चार्ज होगा ये हमें धीरे धीरे जब हम अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे ना, तो ये हमें पता चलने लगता है। हम बाद में एक पढ़ेंगे कि जो किसी भी हमारे जो आयन होता है उसके ऊपर ये चार्ज कहाँ से आता है, मतलब किस प्रकार से ये आवेश आता है। तो वो होता है उसके ऑक्टेट रूल के ऊपर। जैसे सोडियम हो गया, ये हमारा सोडियम का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तटस्थ परमाणु है सोडियम का। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम ऐसे लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 लिखते हैं। तो इसका मतलब अभी इसके जो एस है, एस सबशेल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो सोडियम धनात्मक बन जाता है आयन, तो वो बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब उसके अब जो सबसे आखिरी वाला शेल है उसके अंदर क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 7 8 9 10। मतलब वैसे जो वैलेंस शेल है, आखिरी वाला शेल है, उसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 7 8, ठीक है। बैलेंस यही तो है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये अपना स्थायी हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, ये बहुत ही स्टेबल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि सोडियम जो होते हैं, बहुत सी जो धातुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को हानि करना ज्यादा पसंद करती हैं, ठीक है, लूज करना, इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। तो उसके ऊपर इसलिए धनात्मक आता है, और जितना धनात्मक उसके ऊपर आएगा, जितना आवेश आएगा, वही उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। ऐसे जो हमारी जो अधातु होती है, अधातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करती है, और जितने इलेक्ट्रॉन को वो लेगी उसके ऊपर उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और वही उसकी संयोजकता हो जाती है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो अभी मैंने आपको बताया, ये तो समझने वाली बात है। यदि हमें जल्दी से आंसर देना हो तो जितना आयन के ऊपर ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश होता है वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे इसके ऊपर 1 तो 1 हो गई, इसके ऊपर -2 तो 2 हो गई, इसके ऊपर 1 तो 1 हो गई, इसके ऊपर -2 तो 2। तो ये इनकी संयोजकता होती है। तो ये तो हमारे केवल एक परमाणु है, और ये परमाणुओं का समूह है, ठीक है, बहुपरमाणु, ये हो गया। तो अब रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को हमें पालन करना होता है। जैसे आयुपैक ने अपने चिन्ह का नियम दिए थे कि कैसे उसका प्रतीक लिखा जाता है, इसी प्रकार उन प्रतीक और उनकी संयोजकता के हेल्प से, उनके संयोजकता के हेल्प से हम उनके क्या लिखते हैं, उनके रासायनिक सूत्र लिखते हैं, और इसके भी कुछ नियम होते हैं। पहला नियम होता है जो धातु होती है, धातु तो हमारी बाई तरफ आती है, और फिर हमारी अधातु लिखी जाती है, अधातु। जैसे सोडियम हमारी धातु थी और क्लोराइड हमारी अधातु थी, तभी तो हमने सोडियम को पहले लिखा फिर क्लोराइड को, इसलिए सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, और आयन की संयोजकता मतलब उनकी जो वैलेंसी है और उसके ऊपर जो टोटल आवेश है, जो चार्ज है पूरा का पूरा, वो संतुलित मतलब बैलेंस होना चाहिए। अब देखो +1, ठीक है, और -1 कितना हो जाएगा, 0, तो पूरा बैलेंस हो गया ना, पूरा जो है एक तटस्थ हमारा यौगिक मिलना चाहिए। रासायनिक सूत्र में जो यौगिक मिलता है वो तटस्थ होना चाहिए, वरना तो वो आयन ही नहीं रह जाएगा।
इसलिए तो हमने कहा है कि जो उनकी संयोजकता है और उनका आवेश है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए, मतलब संतुलित होना चाहिए। ठीक है, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो पहले धातु का नाम लिखा जाता है और फिर उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे हमने बताया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम क्या है, धातु, ऐसे लिखते हैं। सोडियम क्या है, धातु, तो पहले आया, ऐसे कैल्शियम पहले आया। आयरन क्या है, धातु, वो पहले आई। कॉपर क्या है, कॉपर ऑक्साइड में धातु, वो पहले आई। तो जहां पर हमारी ये सब तो क्या है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, वो अधातु हैं और दाई तरफ लिखी गई है हमारी राइट हैंड साइड, और जो हमारी धातु है जैसे कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, वो हमारी धातु है और वो बाई तरफ लिखी गई है। ठीक है, उल्टी तरफ लिखी गई है। इस प्रकार हमारे कुछ रासायनिक सूत्र के नियम होते हैं। उसके बाद हमारा एक होता है कि बहुपरमाणुक आयनों, मीन्स जो बहुपरमाणुक आयन होते हैं हमारे, जैसे हमने देखा था ये वाला, मिनट, हाँ, बहुपरमाणुक आयन, जैसे हमने क्या देखा था, फॉस्फेट आयन हो गया, PO4 ट्राइनेगेटिव, या हमारा क्या हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, CO3 डाइनेगेटिव। तो ये बहुपरमाणुक आयन होता है, इनमें एक से ज्यादा परमाणु है ना, उनके द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन की संख्या जो होते हैं दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब इसमें क्या है, ये एक बहुपरमाणु आयन है, मतलब OH के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो इस बहुपरमाणु आयन को हम क्या लिखते हैं, हम इसको कोष्ठक में लिखते हैं, ब्रैकेट में, जिससे हमें पता चल जाए कि ये पूरी एक ही परमाणु के इक्वल माना जाता है इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये 2 कहाँ से आता है। तो इसका भी कुछ नियम होते हैं लिखने के, कि सरल यौगिकों के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला नियम होता है कि आणविक मीन्स जो आयन वाले यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखते हैं। पहले जो हमारे उसके जो यौगिक जिस तत्व से मिलके बना है, सबसे पहले हम उसके प्रतीक लिखेंगे। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल HCl, तो H और Cl में सबसे पहले हमने अपने प्रतीक तत्व के प्रतीक लिखे, इसका H होता है और Cl, क्लोरीन का Cl होता है। उसके बाद हम उनकी संयोजकता लिखते हैं। तो संयोजकता H की कितनी होती है, 1, और क्लोरीन की भी कितनी होती है, 1। अब इस संयोजकता को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस करके, मतलब ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, H1Cl1 हो जाएगा। अब 1 और 1 एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो इसको हम बोल देते हैं HCl। इस प्रकार लिखते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, उसका प्रतीक लिखो, जो जिस तत्व से वो मिलके बना है यौगिक, उसका प्रतीक लिखो, उनकी संयोजकता लिखो, उनकी संयोजकता को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि उनके जो आयन का जो हमारे संयोजकता है और उनका जो आवेश है वो संतुलित है या नहीं है। यदि संतुलित नहीं होता है तो उतनी संख्या से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस प्रकार से वो संतुलित हो जाए। आगे हम और भी चीजें सीखो, और भी उदाहरण देखते हैं। फिर जो भी हमारे यौगिक, यदि यौगिक कोई भी यौगिक वो 2 तत्वों से मिलके बना है तो उसको बोलते हैं द्विअंगी यौगिक, बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्विअंगी बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को बाइनरी मींस द्विअंगी यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो कुछ उदाहरण जैसे हमने कहा सबसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो मैग्नीशियम होगा और एक क्लोरीन होगा, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन हो गया। तो ये जो आइड बोलते हैं ना, ये उसके आयन की वजह से बोलते हैं, मतलब इसके अंदर क्लोरीन का एक आयन है, इसको क्लोराइड बोलते हैं। तो मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, Mg, ये लिख दिया, क्लोरीन को Cl लिख दिया। अब इनकी संयोजकता लिखो, पहला स्टेप प्रतीक लिखो, दूसरा स्टेप संयोजकता लिखो। तो इसकी कितनी होती है, +2, और इसकी कितनी होती है, -1। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, Mg, ठीक है, Mg बन जाएगा और 1 और Cl2 बन जाएगा। अब 1 को तो हम कुछ भी नहीं, मतलब उसको तो हटा भी सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, MgCl2 बोलेंगे। इसका मतलब एक मैग्नीशियम के लिए हमें 2 Cl नेगेटिव चाहिए होते हैं, तभी तो क्या होगा, हमारा पूरा आवेश जो होगा वो संतुलित होगा, पूरा आवेश इसके ऊपर क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, जब यदि इसके ऊपर +2 चार्ज होता है और इसके ऊपर -1 होता है, तो +2,
फिर उसके ऊपर -1 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी तो जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। तो इसलिए हमने कहा था कि आवेश जो है और संयोजकता दोनों की दोनों ही संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Ca और O, कैल्शियम लिखा और फिर ऑक्सीजन लिखा, कैल्शियम की संयोजकता +2। अब ये जो प्लस और -2 लिख रहे हैं ना, ये हमारे सूत्र में काम नहीं आते, मतलब सूत्र में इनको दर्शाते नहीं है, सूत्र में बिना आवेश के इनको लिखा जाता है, ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज नहीं लिखते। इसके ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है, इसकी संयोजकता, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर, तो क्या बन जाएगा Ca2O2। तो अब 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, सूत्र ये आता है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ उदाहरण जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca, हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा बहुपरमाणु होता है, तो उसका प्रतीक क्या होता है, OH, एक साथ लिखेंगे। अब हमने कहा था जब भी हमारे बहुपरमाणु आते हैं तो उनको कोष्ठक में लिखते हैं, तो हमें इसको कोष्ठक में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे वाला ब्रैकेट कोष्ठक ले लो चाहे। फिर उसके बाद हम इनकी संयोजकता लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी +2 और यहाँ कितना हो जाएगा -1। अब इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप इसकी चिंता मत करो कि आपको संयोजकता कैसे पता चलेगी, जब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे या हम आगे भी और भी बहुत से पार्ट में पढ़ेंगे तो हमें संयोजकता जो है वो पता चल जाएगी कि किस प्रकार लिखी जाती है, ठीक है। तो अब इसका हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, इस प्रकार ये आ जाती है इसकी संयोजकता, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। और हमने कहा था बहुपरमाणु को हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा पहला प्रश्न है कि सोडियम निम्न के सूत्र लिखिए, मतलब ये फॉर्मूला लिखिए। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, पहले हम इसका प्रतीक लिखेंगे सोडियम, फिर इसका प्रतीक लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर इनकी संयोजकता लिखेंगे, इसकी +1 होती है और इसकी कितनी होती है, -2। अब इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का हमारा सूत्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखिए इसका एल्यूमिनियम प्रतीक, इसका क्लोरीन का प्रतीक हो गया। एल्यूमिनियम का जो हमारी संयोजकता होती है वो +3 होती है और क्लोरीन की -1 होती है, तो इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा, Al1Cl3, तो AlCl3 बोल देंगे इसको। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड कैसे, तो पहले सोडियम का सूत्र लिखा, फिर सल्फर का सूत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, हमारा सोडियम की संयोजकता 1 होती है, सल्फर की संयोजकता -2 होती है, तो इससे क्या बन जाएगी हमारी सोडियम सल्फाइड। फिर ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये Na2S सोडियम सल्फाइड बन गया, ठीक है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमने अभी देखा था पीछे, यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पर OH ब्रैकेट में, इसकी +2 होती है, इसकी -1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार लिखा गया। अब उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो देखो इसमें क्या है, इसमें है एल्यूमिनियम और ये हो गया सल्फेट, तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम जो होता है इसके सूत्र का, क्योंकि किससे मिलके बना है, एक तो एल्यूमिनियम हो गया और ये बहुपरमाणु हो गया, इसका सल्फेट हो गया। यदि हम इसका फॉर्मूला इससे बनाना चाहें तो देखिए एल्यूमिनियम और ये सल्फेट, इसके ऊपर जो इसकी संयोजकता होती है +3 और इसके ऊपर -2, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि देखिए ये किससे बनके बना है, कैल्शियम से और क्लोरीन से, ठीक है। हमारा जो आयन होता है, जो हमारे ऋणात्मक आयन होते हैं उनमें हमारे ये आइड लग जाता है या 8 लगता है, मोस्टली 8 या आइड लगता है, ठीक है। जैसे पोटेशियम सल्फेट, इसको बोलेंगे हम पोटेशियम सल्फेट, फिर उसके बाद इसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि ये नाइट्रेट ग्रुप होता है, NO3 को बोलते हैं, NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है और इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इस प्रकार, तो इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद अब आता है कि रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, रासायनिक सूत्र से हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर परमाणु कितने होते हैं, उसके अंदर हमारे परमाणु की हमें संख्या पता चल जाती है, उनके ऊपर धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, फिर उससे हमें ये पता चल जाता है कि उनकी संयोजकता कितनी होती है। तो रासायनिक सूत्र से उनकी जो परमाणु होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है, उसकी कितनी क्षमता होती है, वो हमें उससे उसका ये तात्पर्य होता है। ठीक है, तो अब आता है जैसे निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। तो मैंने क्या बताया था आपको, यदि अणु का या आयन का सूत्र दिया हो तो उसमें हम उनकी परमाणु की संख्या काउंट कर लेते हैं और जितनी संख्या होगी उतने उनके वो परमाणु हो जाएंगे। जैसे H2S हो गया, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 सल्फर है, तो कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही फॉस्फेट हो गया, इसके अंदर 1 फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है, तो कितने परमाणु हो गए, 5 परमाणु हो गए इसके अंदर। तो इस तरीके से परमाणुओं की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता कि चार्ज क्या है, चार्ज भी काउंट करेंगे हम इसके ऊपर, उससे कोई लेना देना नहीं होता, कितने परमाणु है अलग अलग प्रकार के, उनको बस सीधा ऐड कर दो। तो इस प्रकार आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आज काफी हमने बहुत कुछ सीखा। तो हमने सबसे पहले आज क्या सीखा कि अणु क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा अणु का स्वतंत्र रूप में अस्तित्व होता है, फिर हमने देखा आयन क्या होता है, फिर उसमें हमने धनात्मक और ऋणात्मक आयन देखे कि उनके ऊपर आवेश लिखा जाता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि रासायनिक सूत्रों को कैसे बनाया जाता है, उनके कुछ नियम देखे, फिर उनकी संयोजकता क्या होती है और रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो और अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोल संकल्पना क्या होती है हमारी, मतलब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। आयनिक द्रव्यमान देखेंगे और मोल कॉन्सेप्ट, जैसे हमने अपने क्या देखा था, हमने परमाणु का द्रव्यमान देखा था, इसी तरह अब हमने अणु सीख लिया है तो हम आणविक द्रव्यमान के बारे में सीखेंगे। फिर मोल संकल्पना क्या होती है, एक मोल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। शुक्रिया, गुड बाय।